हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगी जिसने जायदाद की लड़ाई में मोहब्बत की कुर्बानी दे दी। पहल जब शाइस्ता से मुलाकात हुई तो मैं बहुत हैरान थी। वो इतना कम क्यों बोलती है, धीमे धीमे लहजे में बात करती, इतनी खामोश तब लड़की मैंने कभी ना देखी थी। इसकी खामोशी के सबब उन्होंने इसको मगरूर समझ लिया और वो भरी क्लास में तन्हा रह गई। लेकिन मैंने इसी की हमनशिस्त बनना पसंद किया और उसकी खामोश शख्सियत से समझौता कर लिया। बिलाखिर उसने मुझसे दोस्ती कर ली। वो सिर्फ मुझसे बात करती, मैंने भी इसके सिवा किसी और को सहेली ना बनाया। यूं हम एक जान दो कालिब हो गए। रफ्ता रफ्ता मुझे इल्म हो गया कि वो खामोश तब और आदम बेजार बिल्कुल नहीं है। इसके माहौल ने उसे ये रवैया अपनाने पर मजबूर कर दिया है। शाइस्ता दरअसल एक जमींदार घराने से ताल्लुक रखती थी, एक ऐसा रिवायती खानदान जहां लड़कियों का ज्यादा बात करना मयूब समझा जाता था। इसे बचपन से ही कम बोलने की हिदायत की गई थी। इसकी माँ भी कम गो मध्यम लहजे में बात करने वाली सहमी सहमी सी औरत थी। हालांकि वो एक प्यार करने वाली माँ और बहुत अच्छी सोच रखने वाली खातून थी, लेकिन शाइस्ता का बाप एक रिवायती किस्म का जागीरदार था। भाई भी बाप के नक्श कदम पर चलते थे। इनके यहाँ दौलत की तो फरावानी थी, लेकिन औरत की पैदाइश को जुर्म जाना जाता था, तभी इस पर कई तरह की पाबंदियां आयद की जाती। ताहम ये शाइस्ता की खुशकिस्मती थी कि उनके यहाँ लड़कियों को पढ़ने से नहीं रोका जाता था, क्योंकि उनके लड़के आला तालीम याफ्ता होकर घरों को वापस आते तो वो अपने खानदान की लड़कियों से शादी से इनकार कर देते थे और बाहर से पढ़ी लिखी लड़कियां बीवियां बनाकर ले आते थे। इस सूरत हाल को देखते हुए बुजुर्गों ने अपनी बच्चियों पर से पाबंदी हटा ली और उनको कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने की इजाज़त दे दी गई, इस शर्त के साथ कि वो किसी गैर लड़के को नज़र भर कर भी ना देखेंगी। वो मुझसे कहती, सारा तुम नहीं जानती कि हमारा माहौल कैसा है। एक बात को बार बार समझाया जाता है, ऐसी बातों से हमारी शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता मस्ख होकर रह जाती है। जिंदगी के बड़े फैसले तो कुजा हम अपने छोटे फैसले खुद नहीं कर सकते। शाइस्ता कैसी बातें करती हो, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। अब जमाना बहुत बदल गया है, न जाने तुम्हारा घराना किस दौर में रहता है। तुम अभी नहीं समझ सकती, लेकिन वक्त आने पर समझ जाओगी। खैर, मुझे अपनी दोस्त से गरज थी जो निहायत हमदर्द और अच्छी फितरत की लड़की थी। मुझे इसको देखकर दुख होता था। डर और खौफ उसके अंदर शामिल हो चुका था। खुद एतमादी रुखसत हो गई थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखें अक्सर खाली खाली और वीरान नजर आती थीं। इसकी बातें कभी कभी मेरे लिए बहुत परेशानी का बायस बनती थी। मैं कहती, इतनी खुशकिस्मत तो हो कि तुम गांव से कॉलेज तक पहुंच जाती हो। वो कहती, बैरून मुल्क तालीम दिलवाना हमारे भाइयों का नसीब, और हम कॉलेज तक भी ना पढ़ें तो तहजीब याफ्ता कैसे कहलाएंगे। जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, मुझे भाई ने कहा था, कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी आंखें सिर्फ किताबें देखने के लिए तुम्हारे साथ जा रही हैं, कान सिर्फ लेक्चर सुनने के लिए और हाथ पांव पढ़ाई के कामों में इस्तेमाल होने के लिए। अगर उनका जरा भी गलत इस्तेमाल हुआ तो आंखें निकाली जा सकती हैं, कान बंद किए जा सकते हैं और हाथ पांव तोड़े भी जा सकते हैं। उन्हीं बातों की वजह से वो क्लास फेलोज से बहुत कम बात करती थी। हमारे साथ बहुत अच्छे घरानों के तलबा पढ़ते थे। वो शाइस्ता से बात करने के ख्वाहिशमंद थे, मगर वो किसी की जानिब देखती तक न थी, जैसे कोई निगरां हर वक्त इस पर मुकर्रर रहता हो। इसके साथ आने वाला ड्राइवर और गार्ड भी सारा दिन कॉलेज से बाहर बैठा रहता था। वो एक ऐसी कैद में थी जिसकी कोई सलाखें न थी, मगर उसकी शख्सियत रोज ही टूटती और रोज ही बिखरती रहती। मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा दुख होता था। हमारी क्लास में एक लड़का अख्तर था। वो बहुत सुलझा हुआ और बातहजीब, किसी अच्छे खानदान का चश्म और चिराग लगता था। होशियार और ज़हीन भी इस जैसा कोई न था। पढ़ाई में हम अक्सर तालिब इल्म इससे मदद लिया करते। शाइस्ता को कोई परेशानी या मुश्किल होती तो वो मुझसे कहती और मैं उसका मसला अख्तर से हल करवा दिया करती थी। मैंने एक बात नोट की थी कि शाइस्ता कभी कभार किसी लड़के की बात का जवाब दे दिया करती थी, मगर अख्तर से बिल्कुल भी बात न करती थी।
एक दो बार अख्तर ने कोशिश भी की तो उसने बुरी तरह उसे झिड़क दिया। अख्तर बहुत अच्छा लड़का था। रफ्ता रफ्ता मेरी इसके साथ दोस्ती हो गई, मगर मुझे ये एहसास भी हुआ कि इससे दोस्ती करने की वजह से शाइस्ता मुझसे दूर हो गई। जहां मैं और वो बैठी होती और वो आ जाता तो वो फौरन उठकर चली जाती थी। इस बात को वो भी महसूस करता था मगर कुछ कहता नहीं था। एक दिन तो शाइस्ता ने हद कर दी। अख्तर क्लास में आया, वहां 2-3 तालिब इल्म और भी मौजूद थे। वो हमारी तरफ आ गया। मैंने सलाम किया। उसने जवाब दिया और कहा कि आपकी सहेली सलाम का जवाब देने से नाआशना है, क्या इसको सलाम की फिज़्ज़त किसी ने नहीं बताई? इसका इतना कहना था कि शाइस्ता ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और क्लास रूम से चली गए। सब हैरान रह गए। मुझे इस बात ने अफसरदा कर दिया। मैंने सोचा कि कल आएगी तो इससे बात करूंगी। मैंने अख्तर से पूछा, तुम ही बताओ असल मामला क्या है? आखिर शाइस्ता का गैर मामूली रद्द-ए-अमल तुम्हारे साथ क्यों है? वो चुप रहा, तब दिलजोई की खातिर में बोली, दरअसल तुमको पता नहीं कि ये किस घराने से ताल्लुक रखती है। इसका भी कसूर नहीं। हर इंसान अपने साथ अपना खानदानी पस मंजर लेकर आता है। कोई दूसरा ना समझे तो ऐसी बातें वकूअ पजीर हो जाती है। तब वो गोया हुआ, सारा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं तुमसे भी ज्यादा उसकी फैमिली को जानता हूँ, क्योंकि वो मेरी कजिन है। हैरत से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, ताहम उसने मसला ना बताया और चला गया। आज कैसा दिन था? मैं घर आ गई, मगर अभी तक जहन में आज के दिन का ये वाकया गर्दिश कर रहा था। कभी मुझे अख्तर का ख्याल आता और कभी शाइस्ता का। मैं सोचती रही कि आखिर शाइस्ता ने मुझे क्यों नहीं बताया कि अख्तर से इसकी रिश्तेदारी है। तमाम बातों ने मेरे जहन को उलझा कर रख दिया। तमाम रात परेशान रही। अगले दिन तो मेरी उलझन में और भी इजाफा हो गया कि दोनों ही कॉलेज नहीं आए थे। घर आकर शाइस्ता का नंबर मिलाया। मैंने कहा, शाइस्ता, तुम्हारे नाम का मतलब तो उजाला है, फिर क्यों तुमने मेरे दिल में अंधेरा भर दिया? इसकी आवाज भारी भारी लग रही थी, जैसे तमाम रात रोती रही हो। कहने लगी, अगर तुमने अख्तर के बारे कोई बात करनी है तो कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन वो तो कहता है कि तुम उसकी कजिन हो। ये सुनकर वो एक लम्हे को सत्ते में आ गई। फोन में उसकी सांसों के अलावा कोई आवाज सुनाई ना दे रही थी। मुझे बताओगी नहीं तो यकीनन तुम्हारे दिल का बोझ तुमको गिरा देगा। मुझको दोस्त समझती हो तो बता दो, मैंने मिन्नत की। अच्छा, मैं ड्राइवर को भेजती हूँ, तुम आ जाओ। थोड़ी देर बाद ही इसका ड्राइवर मुझे लेने आ गया। मैं अम्मा को बताकर उसके घर चली गई। वो मुझसे मिलते ही रो पड़ी। काफी चुप कराने की कोशिश की, मगर उसके आंसू ही ना थमते थे। पता नहीं इसने कितनी मुद्दत से जज्बात के मोजोर पानियों को रोका हुआ था। मैंने कहा, शाइस्ता, तुमने आज तक मुझे ना बताया कि अख्तर तुम्हारा कजिन है। ये बात तो मैं दरो दीवार से भी छुपाना चाहती हूँ। यह तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी कि मेरा रिश्ता इससे तय कर दिया गया था। वो मेरी खाला का बेटा है और उसका बाप मेरे वालिद का चचाजाद है। अम्मा बड़ी और खाला छोटी थी। मेरा कोई मामू नहीं है। नाना की जायदाद की वारिस दोनों बेटियां थीं। अबू और खालू का आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक था और जमीन भी मुश्तरका थी। मोहब्बत तकसीम हुई और ना जमीन। अबू नाना के बड़े दामाद थे, जबकि खाला की मंगनी हुई थी। इसलिए मेरे वालिद की बात इस घर में हतमी फैसले की हैसियत रखती थी। एक दिन अबू घर आए तो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया कि खाला का मंगेतर कुछ ठीक तेवर नहीं रखता। वो जमीन फरोख्त करके फैक्ट्री लगाना चाहता है। वालिदा बोली, अपने हिस्से की जमीन फरोख्त कर रहा है तो बेचने दो, हम रोकेंगे तो वालिद साहिब कहेंगे कि जमीन उनकी है। बेशक उन्हीं की है, वो अभी हयात हैं और जमीन के मालिक भी, लेकिन मकबूल अभी उनका दामाद नहीं बना। अभी से इसे होने वाली बीवी के हिस्से की जमीन बेचने की क्या लगी हुई है। मैं अपनी जिंदगी में तो ये होने नहीं दूंगा और ना ही अब तुम्हारी बहन की शादी इसके साथ होने दूंगा। ये क्यों भूल रहे हैं कि वो आपका चचाजाद भी है। आप इस मामले के बीच में मत पड़े। मैं वालिद साहिब से बात करती हूँ। वालिदा ने अपने वालिद से बात की तो नाना बोले,
बेटी, ये जमीन आज भी उन्हीं की है, कल भी। मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। आजकल मैं छोटी लड़की की शादी कर रहा हूँ, इसके बाद वो जाने उनके काम। वालिद को नाना अबू का ये जवाब सख्त नागवार गुजरा तो उन्होंने अपने चचाजाद को मना किया। इसने कहा कि आपकी जमीन तो नहीं फरोख्त कर रहा। बात बढ़ते बढ़ते झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गई। उन्होंने अपनी जमीन के साथ कुछ जमीन नाना की भी फरोख्त कर दी तो अबू ने उनसे ताल्लुक ख़त्म कर दिया और नाना से भी कह दिया कि अगर अपने मकबूल से बेटी ब्याही तो अपनी बड़ी बेटी को अपने घर ले जाना, मैं उसको तलाक दे दूंगा। नाना के लिए ज़ईफ़ी में यह मामला एक इम्तिहान से कम न था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि बड़े दामाद को राज़ी करने के लिए छोटे यानी मकबूल की मिन्नत करें कि वो जाकर उनके बड़े दामाद को मिन्नत समाजत करके मिना लें ताकि बड़ी लड़की का घर बसा रहे और वो छोटी को भी ब्याह कर उसके घर का कर दे। नाना के साथ ये सब इस वजह से हो रहा था कि ज़मीन और जायदाद थी मगर बेटा ना था। अगर कोई बेटा होता तो वो खुद इस मामले को समझ लेता। नाना की उम्र इस वक्त 70 साल थी। वो भला क्यों कर जवान खून का मुकाबला कर सकते थे। बचपन की मंगनी थी, तभी खाला भी खौफ से मरी जाती थी कि कहीं मकबूल से उनकी शादी का मामला खटाई में ना पड़ जाए। उधर मकबूल भी अपनी मंगेतर को ना खोना चाहते थे। सारा फसाद जमीन का था जो मेरे वालिद का फैलाया हुआ था। वो जमीन की फरोख्त से नाला थे। जब भी घर में खाला की शादी का तज़किरा चलता वो आपे से बाहर हो जाते और शोर मचा देते। दरअसल वो इस घर में अपने बड़े होने का फायदा उठा रहे थे। वो जानते थे कि बचपन की मंगनी के सबब खाला और मकबूल एक दूसरे को चाहते हैं। वो ये शादी न होने देकर अपने चचाजाद को जमीन फरोख्त करने की सजा देना चाहते थे। मजबूर होकर मकबूल मेरे वालिद के पास आए, अपनी पगड़ी उनके पैरों में डाल दी और कहा कि जमीन फरोख्त कर चुका हूं। आप राजी नहीं हैं तो ज्यादा रकम खरीदार को देकर जमीन वापस ले लेता हूं। खरीदने वाला भी हमारा रिश्तेदार है, जरूर हमारी मजबूरी पर मान जाएगा, बशर्त ये कि आप नाराजगी खत्म कर दें। गरज खरीदार को ज्यादा रकम देकर जमीन वापस ले ली गई मगर वालिद साहिब दिल से राजी फिर भी ना हुए। बहरहाल खाला की शादी मकबूल चचा से हो गई। वालिदा ने खाला से अहद लिया कि अगर मेरे यहाँ लड़की हुई और अगर तुम्हारा पहला लड़का होगा तो तुम मेरी बेटी को अपनी बहू बनाओगी। खुदा की करनी शादी के 10 माह बाद खाला ने अख्तर को जन्म दिया। मैं अख्तर से 1.5 बरस बड़ी हूँ, लेकिन जन्मदिन से ही मुझे अख्तर के नाम का कर दिया गया था। इस रिश्ता पर तमाम खानदान वाले राजी थे। इसकी वजह वही कि एक तो दुश्मनी खत्म हो गई, दूसरी जमीन तकसीम ना हो सकी। वक्त गुजरता रहा। अख्तर मजीद पढ़ने शहर चला गया क्योंकि इसके वालिद इन दिनों शहर में थे और कॉलेज भी शहर में था। मुझे भी शहर के कॉलेज में दाखिला लेना था। वालिद और भाई ने इस शर्त पर दाखिला दिलवाया कि वहां ना तो खाला के घर जाओगी और ना अख्तर से बात करोगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। गोया अबू ने अभी तक खालू को दिल से मुआफ न किया था। उन्होंने खाला से शादी के बाद बीवी की जमीन बेची तो अबू की दुश्मनी फिर से ऊद आई। अब इनके लिए दिल साफ कर लेना अमर मुहाल हुआ और मुझे भी उनकी नीयत का पता चल गया। मैंने अहद कर लिया। दिल में अख्तर के लिए नरमगोशा तो बचपन से था मगर तालीम की खातिर वादे का पास भी था। लिहाजा मैंने कॉलेज में मोहतात रवैया अपना लिया, हालांकि दिल से ऐसा ना चाहती थी। अख्तर नहीं जानता कि मैं किस लिए इसके साथ बात नहीं करती और मोहतात रहती हूँ, इस पर जाहिर भी ना कर सकती थी। खुद से इसे दूर रखने की खातिर इसके सवा चारा न था कि बेरुखी से पेश आऊं ताकि वो मेरी तरफ से मायूस हो जाए। मैं इससे बात करना चाहती थी, बताना चाहती थी, मगर खौफ था कि मुझे कॉलेज से ना हटा लिया जाए और पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ते ना हो जाए और मैं इसको देखने से भी रह जाऊं। अख्तर ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। ना इससे दूर जा सकती हूँ और ना बात कर सकती हूँ। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। वाकई मेरी सहेली बहुत दुखी थी। हम दोनों ही नहीं जानती थी कि इस कहानी का अंजाम क्या होगा। मैंने भी अख्तर की आंखों में शाइस्ता के लिए प्यार की कंदीलें जलती देखी थी, मगर घर वालों के खौफ से वो बेचारी मजबूर थी। अगर उसके साथ ऐसा रवैया ना रखती तो वो जरूर इससे बात करने की कोशिश करता और ये बात जब शाइस्ता के घर तक पहुंचती तो इसके लिए बहुत खतरनाक साबित होती। मैंने कहा,
सब्र से काम लो, ये 2 साल किसी तरह पूरे कर लो। इसके बाद अपने जज्बात तुम अपनी खाला तक पहुंचा लेना, वही कोई रास्ता निकालेंगी। सब्र के साथ शाइस्ता ने तालीमी साल पूरे किए और एक दिन मुझसे मदद चाही। मैंने इसकी खाला को फ़ोन किया, अपना नाम बताया। वो शफीक आवाज़ में बोले, अरे मैं खुद तुमसे बात करना चाह रही थी मगर तुम्हारा नंबर नहीं था। जाने शाइस्ता को क्या हुआ है, अख्तर से इतनी नफरत करने लगी है। तुमसे इसका सबब पूछना चाह रही थी। खाला, वो नफरत नहीं करती, वो तो अख्तर से मोहब्बत करती है, लेकिन इसके वालिद नहीं चाहते कि उनकी शादी हो। आप अपनी बहन से बात कीजिए। मैंने बात की है, वो कोई खातिर खा जवाब नहीं देती। तो फिर अपने वालिदा शौहर को शाइस्ता के अबू के पास भेजिए। उन्होंने ऐसा ही किया। वो और उनके शौहर अंकल के पास अख्तर के लिए शाइस्ता का हाथ मांगने गए तो उन्होंने न सिर्फ इनकार किया बल्कि उनको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। अब क्या रह गया था? शाइस्ता और अख्तर ने कहा कि हम इकट्ठे खुदकशी कर लेते हैं। उनके नाना हयात थे, बोले, अभी मैं जिंदा हूं, तुम लोगों को खुदकशी करने की जरूरत नहीं, जैसा कहता हूं करो। खालू मकबूल को भी अपनी बेइज्जती पर गुस्सा था। उन्होंने चुपके से बड़ी खाला से राब्ता करके उनको उकसाया कि बेटी का साथ दो, मैं शाइस्ता और अख्तर की शादी करा देता हूँ, देखता हूँ कि तुम्हारा शौहर क्या कर लेता है। पहले तो शाइस्ता राजी नहीं थी, फिर नाना के समझाने पर उसने अपने बाप के घर को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद के दिया और नाना के पास चली गई। एक खत अपने वालिद के नाम लिख कर रख आई कि मेरी गलती, मेरे कसूर को मुआफ कर दिया जाए, मुझे वापस लाने की कोशिश मत कीजिएगा वरना नाना खुद आपके खिलाफ अदालत में गवाही देंगे। वो मेरा निकाह अख्तर से पढ़ाने और अदालती कार्रवाई करने के बाद हमको दुबई रवाना करेंगे। फिक्र न कीजिए, खाला ने अपने तरके की तमाम जमीन मेरे नाम कर दी है। आपको जमीन चाहिए थी, वो आपकी बेटी को मिल गई है, बाकी हर किसी ने अपना हक ले लिया है। इसमें आपकी नाराजगी बेजा है। अपने नाना से बदला लेना है तो ले लीजिएगा। हम तो इस वक्त वतन को खैरबाद कह चुके होंगे और अगर अपने इस उम्र में मेरी वालिदा को तलाक दी तो उनको संभालने के लिए उनके बेटे मौजूद हैं। वो दिन और आज का दिन शाइस्ता से सबने राब्ता रखा सिवाय इसके बाप ने, जिसका जिंदगी भर इसको गम रहेगा। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।